ये अभी उनकी फिर से कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मैंने व्लॉग तो पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, अभी एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो सोचा पहले ज़रा सी वो आपके साथ शेयर कर लूँ और उसके बाद जो व्लॉग रिकॉर्ड किया वो एज़ इट इज़ आगे आप देख लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर का एक बयान कहीं पे मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने कोई बयान दिया, बड़ा अहम नौइयत का है। तो मैंने सोचा कि उस बयान पर मैं ख़ुद उनसे बात कर लेता हूँ और उनकी जो राय है वो जान लेता हूँ, क्योंकि जो बयान मेरे सामने आया उसमें ये बताया गया कि बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान का अपने अकाउंट पर होने वाली हालिया ट्वीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बताया गया, ये जो ट्वीट इमरान खान ने 1971 के मवाजने वाला उनके अकाउंट से हुआ उसके ऊपर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बैरिस्टर गौहर साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया और मैंने कहा जी सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि इमरान खान का अपने ट्विटर अकाउंट पे की जाने वाली ट्वीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये कौन करवा रहा है ये ट्वीट्स। तो फिर उन्होंने जो डिटेल्स बताई वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि इमरान खान का अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बात गलत है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो कंटेंट था उसका, उस ट्वीट का, वो इमरान खान की तरफ से मतलब उन्होंने देखा नहीं था कि उस कंटेंट में क्या कहा गया और क्या बताया गया, ना उसकी एडिटिंग, ना उसका जो पूरा एक वीडियो शेप जिस तरह से तैयार हुई उसमें क्या क्या है वो नहीं कहा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसका जो मतन है वो इमरान खान की जानिब से ही अप्रूव किया गया था, लेकिन सिर्फ सियासी हालात के तनाजुर में। तो वो ये कह रहे हैं कि सियासी हालात के अकॉर्डिंग जो मुवाजना उस वीडियो में किया गया उसको हम ऑन करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक फ़ौज से मुतालिक कंटेंट है, चूँकि वो इमरान खान ने देखा नहीं है, उसके बारे में वो जानते ही हैं, हर कंटेंट में कुछ ना कुछ ओवरडू रहता है या हो जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि उस बारे में मवाजना क्या कहना चाहिए कि ऑन करते हैं नहीं करते, ये वाला वर्ड तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हम कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो सिर्फ 1971 के सियासी हालात के तनाजुर में है, यानी किस तरह से एक अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, किस तरह से मखसूस नशिस्तें छीनी गई, किस तरह से एक लीडर को नाअहल करवाया गया। ये अभी उनकी फिर से कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने जो कहा मैंने ये नहीं कहा है कि अकाउंट हमारा नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया से जो ट्वीट हो रहे हैं वो हमारे नहीं है। मैंने उनको ये कहा, उसने पूछा कि ये खान साहब ने लिख के दिए हैं, मैंने कहा वो खान साहब ईच एंड एवरी ट्वीट को तो नहीं देखते ना, लेकिन ये अकाउंट हमारे, ट्वीट हमारे, लेकिन इसका कंटेक्स्ट पॉलिटिकल है। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने पर मुल्क भर में यौम तकबीर भरपूर छुट्टी के साथ मनाया गया है। कौम के उन मोहसिनों को दिल से हमारा सलाम जिन्होंने हकीकत में, असल मानों में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अपना किरदार अदा किया है। आज आपने देखा होगा हुकूमत की जानिब से कौमी अखबारात में एक तशहीरी मुहिम नज़र आई है जो कि काफ़ी तनकीद की जद में है और ऐसा लग रहा है कि ये ज़ाती तशहीरी मुहिम है उस वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है कि सरकारी खर्चे से अपनी ज़ाती तशहीर नहीं होगी। और लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं इस वजह से भी कि आज के दिन कम अज़ कम इस इश्तिहार में या इस तशहीरी मुहिम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। बहुत बड़ी ना सही, कहीं छोटी सी जगह तो उसको मिल सकती थी। मतलब क्यों कौम के असल मोहसिनों को नज़रअंदाज कर दिया गया या फरामोश कर दिया गया? क्या इतनी सी भी स्पेस नहीं मिल सकती थी इश्तिहार में अब्दुल कदीर खान को? मतलब ठीक है, सो जस्टिफिकेशन है कि उस वक्त आपकी हुकूमत थी, क्रेडिट सारा आप ले रहे हैं कि आपने जनाब उसको मना कर दिया, इसको मना कर दिया, फिर भी ये एटमी धमाके हुए। लेकिन क्या ये सिर्फ आपकी ही काविश थी? किसी एक साइंसदान का तो बीच में किरदार होगा ना, किसी एक साइंसदान ने तो वो तजुर्बा किया, वो सारा कुछ अमल इस मरहले तक पहुंचा। तो क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि उस सारे मामले को हेड कर रहे थे उनको इस तरह से नज़रअंदाज करना दुरुस्त था? मेरा नहीं ख्याल। आज जब वो इस दुनिया में ही नहीं है, कम से कम उनको खिराज तहसीन या खिराज अकीदत ज़रूर पेश किया जाना चाहिए था। आज मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट की हुई थी और उन्होंने उस कारनामे को, 28 मई के कारनामे को उन्होंने जब अपनी ट्वीट में लिखा, उन्होंने कहा ये है एब्सोल्युटली नॉट। तो वो मुझे एक शेर याद आ गया जो कि एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने कुछ दिनों पहले कहीं सोशल मीडिया पर देखा था जिसमें वो शायर तशबीह दे रहे थे कि मुझे बुरा भला भी बहुत कहते हैं लेकिन बनना भी मेरे जैसा चाहते हैं। मतलब एब्सोल्युटली नॉट, इनको बुरा भी बहुत लगता है लेकिन तारीफ़ भी उसकी करते हैं कि ये है एब्सोल्युटली नॉट। मतलब इनकी ख्वाहिश है दिल से कि हमारा भी कोई कारनामा जो है वो आवाम के सामने इस तरह एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में नज़र आए। अगर किसी को शेर याद हो तो कमेंट में बताइएगा। खैर, आज पाकिस्तान में पूरा दिन बहस क्या होती रही कि 26 साल के बाद यौम तकबीर की अचानक छुट्टी की वजह क्या बनी।
इस छुट्टी के नोटिफिकेशन के आप यकीन करें कि आधे घंटे के अंदर अंदर आवाम को पता चल गया था कि इस छुट्टी की असल वजह क्या है, और सोशल मीडिया पे फिर सबने देखा। और ये चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो कोई भी काम ऐसा होता है ना, कोई ऐसा जैसे किसी की आड़ में कुछ किया जाता है तो सबको पता चल जाता है कि यार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। गुज़िश्ता शाम आपको याद है 2 सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुए, 10 मिनट के बाद आवाम को समझ आ गई थी कि ये ऑर्डिनेंस क्यों आ रहे हैं। हालांकि ये ऑर्डिनेंस जारी होना ये इतना मुश्किल मरला है कि लोगों को इतनी आसानी से पता नहीं चलता कि ये ऑर्डिनेंस क्यों जारी हो रहे हैं, ये कानून साजी क्या है, क्यों हो रही है और इसका मकसद क्या है। आवाम इतनी दिलचस्पी भी नहीं लेते थे, लेकिन अब 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद जब ये टेलीविजन पर उसकी 2 लाइन्स चली ना कि इस ऑर्डिनेंस के तहत ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो लोगों को पता चल गया कि ये क्यों हो रहा है और क्यों हो सकता है। मतलब एक सियासी जमात के सरबराह इमरान खान के खिलाफ उन ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कैसे होगा ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं था। इन हालात में कोई और ऐसी वजह नहीं है कि उन ऑर्डिनेंस को लाया जाता पार्लियामान को नज़रअंदाज करके, कि पार्लियामान का आप इजलास बुला के कोई कानून कोई बिल लाते। नहीं, ऑर्डिनेंस सीधा कर लिया जल्दबाजी में। क्यों? क्योंकि उसका मकसद सबके सामने है। अब मैंने जैसे बताया ना, सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई भी इकदाम हो फौरी उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। खैर, आज की एक और बड़ी खबर, नवाज शरीफ का फिर से पार्टी सदारत संभालना है। यानी आओ मुल्क संभालो नवाज शरीफ से, चलो पार्टी सदारत संभालो नवाज शरीफ तक का सफ़र हुआ है, और वो बिला मुकाबला पार्टी के सदर मुंतखब हुए हैं 6 साल के बाद। जी हाँ, लफ्ज़ यहाँ पे 6 साल के ऊपर गौर करने वाला नहीं है, बिला मुकाबला के ऊपर है। जैसे बैरिस्टर गौहर हाल ही में बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हुए, तो जब वो केस गया इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के पास, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा था कि जब कोई आपके मुकाबले में ही नहीं खड़ा हुआ तो आपका इलेक्ट होना तो ऐसे ही है कि कोई मेंबर आपके ऊपर एतमाद ही नहीं कर रहा, मतलब मेंबरान का आपके ऊपर अदम एतमाद है क्योंकि आप एक वोट भी नहीं ले सके। तो उस वक्त अगर वो सब गलत था तो आज क्या ये सब कुछ ठीक है? इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वही बयान जो है काजी फाइज ईसा साहब का, वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है कि जब बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला बने थे तो उस वक्त क्या रिमार्क्स थे या क्या तमहीद थी, और अब जब बिला मुकाबला बने हैं तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या इनको मुकाबले में कोई और खड़ा नहीं करना चाहिए था। आज की मुस्लिम लीग नवाज़ की इस तकरीब में एक ख़ास बात यह थी कि इमरान खान का नाम कितनी बार लिया गया। ये आपने अगर वो तकरीर सुनी हो या देखी हो तो किसी को अंदाज़ा है कि कितनी बार इमरान खान का नाम पुकारा गया। अगर अरशद शरीफ मरहूम हयात होते तो आज के प्रोग्राम में यकीनन वो आपको टाइमर के साथ वो बताते कि कितने बार इमरान खान को पुकारा गया या उनका नाम लिया गया, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी से गुजारा करें। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बात घूम फिर के इमरान खान पर ही आके रुकती है, वही तवज्जो का मरकज़ है, वही महवर है, चाहे हालात कुछ भी हों, तनकीद भी उन्हीं के ऊपर है, तारीफ़ भी उन्हीं की है। उनके बिना जैसे कोई तकरीब अधूरी है। आप आते इतनी तवील खामोशी के बाद आप आए तो आपके वर्कर्स, आपके कारकुनान आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप आगे का कोई रोड मैप, आगे का कोई फार्मूला दें, लेकिन आप मेरा ख्याल है कुछ 40 साल के बाद भी नवाज शरीफ की तकरीर सुनेंगे तो उसमें 2-3 किरदारों का जिक्र हो रहा होगा, और नवाज शरीफ वहीं पे स्टक है 2017 के मामले में और उनकी हुकूमत के ख़ात्मे को लेके और इमरान खान के मामलात को लेके वो वहीं पे हैं अभी तक। आगे निकलना नहीं चाह रहे या आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्या बात है कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन वहीं पे स्टक हो गए एक जगह पे। आज भी अगर आप उनकी तकारीर देखें, चाहे शहबाज शरीफ ने की है या नवाज शरीफ ने की है, वो कुछ साबिक अहम शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कुछ मौजूदा हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ साहब पुराने हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब मौजूदा जजेस को लेके उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, और वो जिस तरह से उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर ये बात की है कि ऐसी सोच पाई जा रही है कि किस तरह से इमरान खान को ज़मानत दी जाए, और ये सारा कुछ इस वक्त होता आ रहा है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि 1 साल से इमरान खान जेल में है, सज़ा सुनाने की रफ्तार भी आपके सामने है और रिलीफ वाले दिन छुट्टी के इंतज़ामात भी आपके सामने हैं, और केसेस में कितनी जान है वो भी हम सबको पता है। फिर भी जजेस से शिकवा है कि वो इमरान खान को ज़मानत देना चाहते हैं और ये हम जेल से बाहर आने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं सुन रहा था जियो का प्रोग्राम, उसमें वो तज्ज़ियाकार ये बता रहे थे कि इस पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदलिया कोई बड़ा नोटिस ले या इस तरह से कोई सख्त रद्दअमल दे, मुझे नामुमकिन लगता है। करीब करीब ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा, हो जाए तो वल्लाह आलम, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस की जो बढ़ती तादाद है उसको ब्रेक नहीं लग रही, और आज जिस तरह की गुफ्तगू की गई है उसके बाद ज़ाहिर हो गया कि ये ब्रेक लगनी भी नहीं है। उनके ख़िलाफ़ या तो गद्दारी का या इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी का कोई ना कोई नया केस
आने वाला है और इस सिलसिले में एक और जो दरख्वास्त है या शिकायत है वो मौसूल हुई है, जिसके ऊपर तहकीकात जो है वो बाकायदा शुरू कर दी गई हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त कोई नई FIR मंजर आम पे आ जाएगी और ये उस वक्त ज़ाहिर की जाएगी जिस वक्त इमरान खान की कहीं किसी और केस में उनको रिलीफ मिल चुका होगा या रिहाई के कोई इम्कानात बढ़ रहे होंगे। एन उस वक्त बताया जाएगा कि नहीं ये तो अब इस केस में भी गिरफ्तार है। हालिया ये जो सियासी एक टाइमलाइन पूरी गुजरी है ना PDM की और फिर अभी जो शहबाज हुकूमत है, इसमें अगर आप देखें अवाम के मफाद की कानून साजी कितनी हुई है और पर्सन स्पेसिफिक जो कानून साजी है वो कितनी हुई है। मतलब अपनी ज़ात को रिलीफ पहुंचाने के लिए कानून साजी धड़ाधड़, जनाब नैब के केसेस से रिलीफ, आगे पीछे हर तरह से रिलीफ, और किसी एक शख्स को अगर आपने फंसाना है या उलझाना है तो उसके लिए कानून साजी। सिंपल एग्जाम्पल उसकी गुज़िश्ता रोज़ के 2 ऑर्डिनेंस है। आज अपने ही लोग आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसी मुश्तबा कानून साजियाँ मत करें। ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान टेलीविजन हेडलाइंस में चला रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कानून पहले सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है, अब फिर से इस्तेमाल करने का एक प्लान है, या मतलब नज़र आ रहा है कि ये इस्तेमाल होगा तो इससे बचना चाहिए। मतलब जब आप ये कानून साजी करें कि अगर किसी ने बदनीयती पर मबनी केस बनाया तो उसकी सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर रहे हैं, मतलब वो तो 10 साल होनी चाहिए थी, मैंने कल के व्लॉग में भी डिस्कस किया था। तो आप उसकी सज़ा क्यों कम कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब बदनीयती पर केसेस आगे चलेंगे? तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज आपको मालूम है कि साइफ़र केस की समाअत नहीं हो सकी और एक केस और भी है जिसकी आज समाअत होना थी लेकिन नहीं हुई, और वो है इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतालिक जो मुबैना धांधली का केस है, उसके हवाले से अलग अलग चूँकि केसेस कर दिए थे। तो आज के दिन जो समाअत होनी थी वो NA 48, इस्लामाबाद के टोटल 3 हलके हैं, 47, 48, 49। तो आज 48 का जो हलका है उसमें धांधली के ख़िलाफ़ अली बुखारी जो PTI के नुमाइंदे हैं उनकी अपील पर समाअत होना थी। आपको पता है अदालत ने फॉर्म 45 मुस्तरद डॉक्यूमेंट्स के साथ मांग रखे हैं, हलफनामे भी मांग लिए, रिटर्निंग अफसरान को भी बुला लिया था। तो आज वो समाअत नहीं हो सकी। लेकिन जो हारने वाले दूसरे उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को एक जवाब जमा कराया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी की शाम को NA 48 इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए एज़ पर फॉर्म 45, और हमें हमारे सामने जो दस्तयाब रिकॉर्ड था उसमें पता चल गया मैं तो हार गया हूं लेकिन PTI का उम्मीदवार जीत गया। लेकिन अगली सुबह ये मालूम हुआ कि नून लीग की उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया है। तो ये सिचुएशन है। अब अदालत के सामने ये फॉर्म 45 तो आ गया, अब बचना मुश्किल है PMLN के जीते हुए उम्मीदवारों का जिन्हें फॉर्म 47 से जिताया गया। देखते हैं अदालत क्या डिसीजन करती है। कल इद्दत केस की समाअत भी है, समाअत नहीं है सॉरी, फैसला आने वाला है। फैसला महफूज हुआ था, कल उसके फैसले का दिन है। ज़रा आप लोग बताएं कि आपके ख्याल में क्या फ़ैसला आ सकता है, जबकि फ़ैसला महफूज है, कल अनाउंस होना है। और एक तरफ इतनी सख्त तकारीर हो रही हैं अदलिया को लेके कि ये इमरान खान के केसेस ख़त्म कर रहे हैं या ज़मानत देना चाह रहे हैं। तो कल क्या डिसीजन आएगा आपको वो भी अपडेट करेंगे। फिर आज PTI का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील करने के हवाले से भी एक दरख्वास्त की समाअत होना थी लेकिन वो भी नहीं हो सकी। तो अब कल ये समाअत होनी है कि उनका जो सेक्रेटेरिएट सील किया गया है क्या वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। तो जस्टिस समन रिफत साहबा जो है वो कल इसकी समाअत करेंगी। जाते जाते आपको एक छोटी सी अपडेट और दे दूं कि इस्लामाबाद के रेड जोन में सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन या गज़ा मार्च के हवाले से जो शुरा हैं वो रेड जोन में एहतजाज कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। रेड जोन जाने वाले जो रास्ते हैं वो इस वक्त सील किए गए हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी क़यादत सेनेटर मुश्ताक कर रहे हैं, और मुजाहिरीन को दूसरी तरफ से यानी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पैगाम दिया जा रहा है बड़ा सख्त कि दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश ना की जाए, और अगर ये कोशिश हुई या कानून को हाथ में लिया गया तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है, फर्दर आपको कल अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।